प्रिय विद्यार्थियों, कल बीए थर्ड ईयर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से मराठा पेशवा का पद वंशानुगत हो गया और अंतिम पेशवा का कार्यकाल 1740 से 1761 बालाजी बाजीराव द्वितीय के बारे में हमने बात की। और फिर हम बात कर रहे थे दिल्ली आगरा में मुगल बादशाहों की। यहां पर मुगल बादशाह बड़े कमजोर हो चुके हैं। 1752 में शाह आलम और मराठों के बीच एक संधि होती है। इस संधि के द्वारा मराठों ने मुगल सम्राट को यह वादा किया कि यदि मुगल सम्राट के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो हम आपकी रक्षा करेंगे। अर्थात मुगल सम्राट मराठों के संरक्षण में आ गया था। बात समझने की है। समझौता करना आसान है, लेकिन उस समझौते की अहमियत क्या है? दिल्ली का मुगल सम्राट, यह मुगल बादशाह संपूर्ण भारत का मुगल बादशाह है। तो मराठों की जिम्मेदारी यकायक पूरे भारत में फैल गई है। अप्रत्यक्ष रूप से मराठा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से मराठा संपूर्ण भारत के स्वामी तो बन गए, लेकिन उसी अनुपात में उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। यह समझौता हुआ क्यों है? क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से एक शासक जो नादिर शाह 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय उसके साथ आया था, अपने स्वामी के साथ सेनानायक बनकर, अहमद शाह अब्दाली, वो अब अफगानिस्तान का शासक है और उसके भारतीय सीमाओं में आक्रमण शुरू हो चुके हैं और अंततोगत्वा दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए और अन्य कारणों से मुगल सम्राट ने मराठों से समझौता किया है और मराठे, मैंने कल आपको बताया था, कटक से लेकर अटक तक अपना ध्वज फहरा चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा आपके सिलेबस में है पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध, वहां विस्तार से चर्चा हम करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको समेटकर हमें अंग्रेजों की तरफ आना है। अब 1761 में, 1760 में आक्रमण होता है, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो अपने वादे के मुताबिक सारे भारत में छा चुके मराठे दिल्ली के मुगल सम्राट की रक्षा करने के लिए पानीपत के मैदान में आते हैं। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में होता है। इस युद्ध में मराठे जमकर भूले करते हैं, गलतियां करते हैं और मराठों का पेशवा जो यहां बैठा है वो भी गलतियां करता है। वो मस्तानी के प्यार में डूबा हुआ है, समय पर न सहायता पहुंचा रहा है, न भेजी गई सेना की कोई जानकारी ले रहा है। फलतः होता यह है कि पानीपत के मैदान में, दिल्ली से इधर हरियाणा की तरफ आएंगे तो पानीपत के मैदान में मराठा सेना हारती नहीं है, बल्कि मराठा सेना का भीषण विनाश हो जाता है। इसका मायना क्या है यह समझिए आप। मराठी जो सारे भारत में छा चुके थे वो अब्दाली से हारे हैं। खाली मराठे नहीं हारे, मराठे संरक्षक हैं मुगल सम्राट के, तो मुगल सम्राट भी हारा है। इसका मायना यह हुआ कि अहमद शाह अब्दाली का प्रभाव इस क्षेत्र में हो गया है। यह बात अलग है कि पानीपत युद्ध में लगे घावों को भरने का प्रयास नया पेशवा माधवराव प्रथम करेगा,
या माधोराव भी कहते हैं, माधोराव प्रथम करेगा, लेकिन जो विनाश हुआ है उस कमी को जल्दी से भरा नहीं जा सकेगा। लेकिन मराठों के इस विनाश ने भारत में एक नई ताकत को पनपने का मौका दिया, जिसे हमें ब्रिटिश ताकत कहते हैं, अंग्रेजी ताकत कहते हैं, या ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। मद्रास में वो अपने पांव फैला चुके हैं। बंगाल 1761 के पानीपत युद्ध से पहले 1757 में बंगाल को जीत चुके हैं। अब मराठा, जिन्होंने इस रिक्त स्थान को, यहां रिक्त स्थान पैदा कर दिया है, अंग्रेजों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिल गया है। अब वो भारत को जीतने, जब कोई स्थान खाली होता है तो उसे भरने के लिए किसी न किसी ताकत को आगे आना पड़ता है, और इस तरह अंग्रेज भारत पर अब छाने को तैयार है। इसके बाद मराठा ताकत अवश्य बनेंगे, लेकिन अब वो संगठन में जो एक कमजोरी आ जाएगी, वो कमजोरी अंत तक कायम रहेगी। मराठों में धीरे धीरे फूट पड़ेगी, तो मराठा ताकत बिखरती चली जाएगी, और अंग्रेज यही चाहते हैं। अब हम जब अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, अक्सर कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर आए और भारत पर आकर कब्जा कर लिया। बात को समझिएगा, न तो ब्रिटिश सरकार भारत आई, न ब्रिटिश सरकार ने किसी को भारत जीतने के लिए भेजा। भारत आई ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यह भी रोचक बात समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक इंग्लैंड में बैठे हैं, उन्होंने कोई सेना भी नहीं भेजी है, उन्होंने तो व्यापार करने के लिए अपनी मुनीमों को, मुट्ठी भर मुनीमों को भारत में भेजा है। और कमाल देखिए, इन मुनीमों ने, जिनको क्लर्क और कुछ बड़े अफसर हैं कंपनी के, इन मुनीमों ने, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हमारे से ही पैसा कमाया, हमारे पैसे से सेना बनाई, सेना में भी हमारे ही भारतीयों को ज्यादातर शामिल किया, और हमारी ही सेना, हमारे ही पैसे से, हमारे ही राजाओं से लड़कर हमारे ही हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। बात विचारणीय है कि कमी कहां है, कमी कहां है, यह बात सोचने की है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हम इतिहास से सबक ले सकते हैं, और अवश्य लेना चाहिए कि हमारा ही धन, हमसे ही व्यापार किया, हमसे ही धन कमाया, उससे सेना बनाई, और सेना में भी हमारे ही भारतीयों को शामिल किया, और हमारे ही भूभाग पर शक्ति के बल पर कब्जा कर लिया। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा था। अंग्रेज जो आए हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन में बनी, और आप सब जानते हैं कि 1600 ईस्वी में अधिकार पत्र ले लिया महारानी से, और चल पड़े हैं वो व्यापार करने के लिए, और भारत आई हैं। हालांकि इससे पहले उनके प्रयास जारी हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, थोड़ा सा मैं यहां आपको थोड़ा सा बता दूं। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में है। मैं बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। इस कंपनी का एक संचालक, एक अध्यक्ष होता है। मैं संचालक मंडल लिख देता हूं। संचालक मंडल, संचालक मंडल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। संचालक मंडल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये संचालक मंडल अपना एक अध्यक्ष चुनता है। इस अध्यक्ष के नीचे कुछ इसकी कार्यकारिणी है और संचालक मंडल है, और ये आगे ये कंपनी के मालिक हैं, ये कंपनी के मालिक हैं। तो अध्यक्ष
अध्यक्ष और संचालक मंडल को कौन चुनता है? जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। मान लीजिए मैंने 500 पाउंड लगाए, 500 पाउंड, तो मुझे 1 वोट देने का अधिकार है। मान लीजिए किसी ने 1000 पाउंड लगाए तो उसे 2 वोट देने का अधिकार है। तो वोट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको मैंने संचालक मंडल लिखा है, ये चुने जाते थे। ये अपना बोर्ड गठित करते थे, अध्यक्ष चुनते थे, अध्यक्ष सारी कंपनी को फिर चलाता था। और जो भारत में आए हैं ये मालिक हैं, जिन्होंने पैसा लगाया ये मालिक हैं। जो प्रॉफिट होगा ये उसी अनुपात में, जितना जितना उन्होंने रुपया लगाया है उसी अनुपात में ये इनको वितरित हो जाएगा। जो भारत आए हैं ये इन्होंने आगे कंपनी में कर्मचारी रखे हैं, क्लर्क और अन्य अधिकारी, ये जिसे हम स्थानीय भाषा में यहां से माल खरीदेंगे, इंग्लैंड भेजेंगे, इंग्लैंड से जो थोड़ा बहुत माल आएगा वो यहां बेचेंगे, लेकिन ये तो बाद की प्रक्रिया है। पहले तो यहां से माल खरीदेंगे और इंग्लैंड भेजेंगे, बदले में हमें सोना चांदी देंगे। तो ये एक तरह की मुनीम है। बात को ध्यान रखिएगा, 2 बातें मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं कि यहां जो आए हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर आए हैं, कर्मचारी आए हैं, न कि मालिक आया, न ही सरकार आई है। एक बात। दूसरी बात, मैंने ये शेयर, कंपनी में लोग अपने शेयर खरीदते थे। कोई 500 पाउंड लगाकर शेयर खरीदता था, कोई 1000 पाउंड, कोई इस तरह से कंपनी के पास पैसा आता था। तो बात विचारणीय ये भी है कि हम 400 साल, 400 साल पहले की बात कर रहे हैं। 450 साल पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी शेयर मार्केट के हिसाब से, कह लीजिए शेयर बाजार के हिसाब से चलती थी। और आज हम कितने भारतीय हैं जिनको शेयर बाजार का सही ढंग से ज्ञान है? विचारणीय है, सोचिएगा अवश्य। 1987 में हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में एक कांड हुआ था। हर्षद मेहता का नाम उछला, शायद 64 करोड़ का वो घोटाला था। तब लोगों की, कुछ भारतीयों की रुचि हुई कि ये शेयर बाजार होता क्या है। आज भी भारत में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते। तो आप सोचिए 400 साल पहले इंग्लैंड के लोग शेयर में, कंपनी में कैसे शेयर लगाना है, कैसे पैसा लगाना है, ये जानते थे। और भारत में ये ज्ञान उस काल में नहीं है, और वर्तमान में भी मैंने तुलना करके बता दी है बात। तो ये बात समझने की है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई है, भारत से व्यापार कर रही है, और हमें इसके बदले में सोना मिल रहा है। क्योंकि 1600 ईस्वी की बात कर रहे हैं। उस समय मुगल बादशाह अकबर है, के बाद जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। मुगल सारे भारत में छाए हुए हैं, मुगल शासन भारत में दृढ़ है। अब मुगलों के कमजोर होने के बाद, जो मैंने मराठा और ये सब बातें थोड़ी देर पहले बताई, तब अंग्रेज कंपनी, जो कल तक चुपचाप व्यापार कर रही थी, अब भारत में प्रचार, अपना प्रसार करेगी। नेक्स्ट, इससे अगले वीडियो। थैंक यू।